वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तपस आईएएस में आपका स्वागत है। टुडे इज 17 जुलाई 2023। हम देखते हैं कि द हिंदू ने कौन से टॉपिक को आज कवरेज दिया है और स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हेडिंग है वो गवर्नमेंट सेटअप ए न्यू पैनल टू रिव्यू ऑल ऑफिशियल डेटा। ठीक है, तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। ये देखेंगे कि ऑफिशियल डेटा को लेके सरकार ने क्या एक कमेटी बनाई है, स्टैंडिंग कमेटी, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। दूसरा जो हेडिंग है वो चीता को लेके है। ठीक है, कूनो चीता को लेके है, उसका मेडिकल रिव्यू होगा, क्योंकि हमको जब हम सबको पता है कि 18 चीता लेके हम आए थे अलग अलग जगह से, उसमें से 8 चीता की डेथ हो गई है। तो उसका रीज़न ढूंढेंगे कि आखिर चीता मर क्यों रहा है, और वो भी कूनो में। क्या कूनो जो था उसके लिए सही हैबिटेट था? क्या हम राजस्थान में उसे रख सकते थे? क्या अदर स्टेट में जैसे डिमांड कर रहे थे कि हम चीता को वहाँ रख सकते हैं, तो क्या हम उसको लोकेट कर सकते हैं क्या? तो इसके पीछे का रीज़न पढ़ेंगे। तो ये चीता वाला न्यूज़ हम कवर करेंगे आज, दो चीज़ें। उसके बाद पेपर में कुछ ऐसा है नहीं, वही टीओपी को लेके है, टोमेटो ऑनियन पोटैटो का प्राइस लगातार बढ़ रहा है, तो उसको लेके उसके पीछे गवर्नमेंट अब सब्सिडी रेट पे टोमेटो बेचने की कोशिश करेंगे, तो वो न्यूज़ है। तो वो अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब सरकार बहुत अच्छे से कवर करेगी उसको या कुछ पॉलिसी इस टाइप का ड्राइव करेगी तो हम डिस्कस करेंगे उसका। एक है चाइना इवेंट रेज कंसर्न ओवर इंडियाज ओनली एयर। एक बंदर की बात है, ठीक है, जो 20 स्पीसीज ऑफ द इंडिया है, 20 स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, उसको लेके एक कंसर्न दिखाया गया है। तो इसकी बातें करेंगे कि ये कैसे अलग है। इनका नाम गिबन है, तो उनको लेके डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है गोदावरी जो है वो, गोदावरी नदी में फिर से फ्लड आने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो आंध्र प्रदेश सरकार जो है उसके लिए जो भी कदम उठाने हैं वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम गोदावरी देखेंगे कि गोदावरी नदी में अचानक बारिश की वजह से या फिर किसी डैम को छोड़ने की वजह से वहाँ फ्लड आने की स्थिति बनी है कि नहीं। तो ये है, यूसीसी लगातार वही कवर कर रहा है। आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वीडियो देख लें। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट था, हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। ठीक है, एक केरला को लेके है, सेबल एंड रेल प्रोजेक्ट है, लगातार न्यूज में है। ठीक है, बीजेपी का स्टैंड उसके ऊपर चेंज हुआ है। ठीक है, तो अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि सिल्वर लाइन रेल प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में होता है, कौन से स्टेट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो केरला गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये है वन लाइनर न्यूज़ था, तो आप याद रखें कहाँ है। एडिटोरियल पेज में कुछ खास आया नहीं है, यूक्रेन वही लेके पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है। ठीक है, इंडिया कॉन्ग्लोमरेट्स आर गेटिंग टू बिग फॉर कंफर्ट। ठीक है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ही बढ़ रहे हैं, छोटे नहीं बढ़ रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। सीपी चंद्रशेखर ने, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडस्ट्री को लेके है। ठीक है, कुछ ज़्यादा उसमें है नहीं। एक जो न्यूज़ है जो कवर करने की ज़रूरत है, जिसमें ई रिक्शा को लेके है कि ड्रास्टिक चेंज हुआ है ई रिक्शा को लेके। 10 लास्ट 1 डिकेड में जहाँ 2425 इलेक्ट्रिकल व्हीकल होते थे, आज 27 लाख हैं। तो उसका रीजन पढ़ेंगे, हर्डल्स पढ़ेंगे कि ई रिक्शा को या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को या इलेक्ट्रिक कार को हमको रन करने के लिए हर्डल्स क्या है, सरकार उसके लिए कर क्या रही है, सब्सिडाइज रेट पे दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है कि नहीं, पॉलिसी किस तरीके से ड्राइव कर रही है, और अचानक ऐसा शिफ्ट क्यों हुआ कि 24 से 27 लाख लास्ट 10 साल में। तो उसका रीजन पढ़ेंगे, और कौन सा स्टेट उसमें लीड कर रही है, जैसे असम लीड कर रही है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सबसे नीचे है, तो उनका रीजन क्या है, हिमाचल क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे अपने आप को, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी जो। तो ये वाली न्यूज़ लेंगे अपन, ई रिक्शा वाला एक न्यूज़ आपको बताएंगे। एक जो न्यूज़ है वो राहुल गांधी के कन्विक्शन के ऊपर है। ठीक है, आर्टिकल 19(2) का जो है वो यूज़ किया गया है। तो हम देखेंगे कि ये न्यूज़ उठाने में, मैंने बोला था राहुल गांधी के कन्विक्शन के ऊपर अगर कुछ आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। तो आज ये न्यूज़ उठाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे केस लॉज दिए हैं जो कि मेंस में काम आएगा। तो इसको उठा के देखते हैं कि क्या है। सुप्रीम कोर्ट गए हैं राहुल गांधी, तो उसको उनको क्या वहाँ से रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता है, और क्या ऐसा रीजन है कि उनको मोदी, जो वर्ड मोदी है पेपर के हिसाब से ऐसा कह रहे हैं कि क्या वो आइडेंटिफेबल और डेफिनेट क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करती है। अगर वो ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करती है तो हो सकता है उनको सजा मिले। अगर सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट अगर उसको अलग तरीके से रखती है तो उनको रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। तो इसके ऊपर देखेंगे कि कौन सा केस क्या कहता है। ठीक है, इनका प्रेसिडेंट देखेंगे, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, एक और न्यूज है कि हाउ गैप्स इन क्लाउड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कुड एक्सपोज सेंसिटिव यूजर डेटा। ठीक है, तो आपको सबको पता होगा कि कोविन पोर्टल पे जो हम लोग डेटा डालते थे उसका मिसयूज हो गया था। तो क्लाउड सिस्टम से डेटा का ब्रीचिंग हो रही है। ठीक है, तो अगर इसी कुछ बड़ा सा इसमें अगर सरकार कुछ कदम उठाती है आईटी एक्ट के अंदर में, तो हम देखेंगे इसका। लेकिन फिलहाल के लिए है कि डेटा ब्रीच
एक बहुत बड़ा कंसर्न है गवर्नमेंट के लिए, इसीलिए पर्सनल डेटा प्राइवेसी बिल लेके आए हैं 2022 वाली। ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे कि अगर इन्होंने ये लगातार कवर किए तो हम देखेंगे कि क्लाउड से डेटा कैसे ब्रीच हो रही है, और फिर उसके पीछे उसके टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ताकि जो डेटा का जो लीकेज का मामला है वो कम से कम हो पाए। ठीक है, तो एक ये न्यूज़ है, ठीक है, कवर किया है इन लोगों ने। ठीक है, उसके बाद जो है एक न्यूज़ है, वुमेन स्टिल माइनॉरिटी एट आईआईटी, एफर्ट ऑन टू अचीव जेंडर पैरिटी। जेंडर पैरिटी को लेकर है कि फर्स्ट वुमेन प्रीति जो है वो आईआईटी दिल्ली की वो बनी है, ठीक है, डायरेक्टर बनी है। ठीक है, आईआईटी ये कह रहे हैं कि वाइल द फर्स्ट आईआईटी वाज सेटअप एट खड़गपुर इन 1951, 1991 में पहला आईआईटी बन गया था, उसके 60-70 साल के बाद पहली वुमेन, ठीक है, डायरेक्टर बनी है। तो क्या ये जेंडर पैरिटी को दर्शाता है? ठीक है, तो एक ये न्यूज़ है। ठीक है, तो इतना कुछ खास न्यूज़ उसमें है नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं है, फिर वो सारे पॉलिटिकल न्यूज़ है। ठीक है, उसके बाद का जो न्यूज़ है उसमें रसिया और उसका यूक्रेन को लेकर लगातार चल रहा है। रसिया है सफिशिएंट स्टॉक पाइल ऑफ क्लस्टर बॉम्ब से पुतिन। ठीक है, पुतिन का कहना है कि हमारे पास बॉम्ब का खजाना भरा हुआ है। ठीक है, अगर वो अमेरिकन एंड यूरोपियन ईयू से या नाटो से कुछ इस टाइप की वेपन्स का यूज करेंगे जो रसिया के लिए डेट्रीमेंटल होगा, ठीक है, तो वो हिचकिचाएंगे नहीं अपने बॉम्ब को जो भी उनके पास स्टॉक पाइल है वो यूज करने में। ठीक है, और एक हीट वेव को लेके आया है कि कैलिफोर्निया से लेके टेक्सास तक कैसे हीट वेव्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक सिंगल लाइन न्यूज़ है कि आप देख लें, इराकी पीएम जो है वो सीरिया वॉर के बाद पहली बार वहाँ पे डमस्कस में जाके कुछ मीटिंग किया है। ठीक है, तो आप वो देख लें सीरिया के साथ। ठीक है, उसके बाद का जो न्यूज़ है, यूके फॉर्मली साइन अप टू ट्रांस पैसिफिक ट्रेडिंग ब्लॉक्स। तो यूके जो है ब्रेग्जिट के बाद पहली बार ऐसा होगा कि सीपीटीपी का जो है वो मेंबर बना है। सीपीटीपीपी जो है कंप्रोमाइज करता है कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, चिली, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम। ठीक है, तो ये एक ट्रेड ब्लॉक है। ठीक है, ट्रेडिंग ब्लॉक्स है। ठीक है, जिसमें यूके जो है फॉर्मली साइन अप किया है उसको। ठीक है, ब्रेग्जिट के बाद। और ठीक है, याद रखेंगे कि ब्रेग्जिट जो हुआ था वो 2018 में हुआ था, तो उसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा न्यूज़ में है नहीं, एक स्पोर्ट न्यूज़ है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी लगातार 2 साल से कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स पूछ रही है। तो विंबलडन में नोवाक हार गए हैं और एला कारेज जो है वो इस बार उनको हरा दिया है। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा अपने आप में शिफ्ट है। ठीक है, तो ये पेपर है आज का, इसमें अपने को इतना चीज़ें पढ़नी है। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ डीप में, जो मुझे लगा है कि ये कवर कर सकते हैं डीप में, उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, पेपर में ज़्यादा है भी नहीं कुछ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूज़ जो मैंने आपको बताया था उससे। तो गवर्नमेंट ने सेटअप किया एक पैनल, ठीक है, रिव्यू पैनल सेटअप किया है। ठीक है, और वो किस चीज़ को लेके है? SCOS के लिए, स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिक्स। ठीक है, उसका पहला जो इससे पहले जो था वो था स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिक्स। ठीक है, उसके बारे में अब इनको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है कि आप जो स्टैटिक्स बनाओगे वो सब चीज़ पे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन पे होगा, सेंसस के ऊपर होगा। ठीक है, तो केवल वो इकोनॉमिक को रिलेटेड, इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिलेटेड वो स्टैटिक्स नहीं बनाएंगे कि एम्प्लॉयमेंट कितना हुआ, कितने लोग ने माइग्रेट किया, इस सब से रिलेटेड छोड़ के और भी उनका लेवल को थोड़ा ब्रॉड किया गया है। ठीक है, तो अपन उसमें देखेंगे। उसके लिए इन्होंने सेटअप किया है, ये डिफाइन करना चाह रहे हैं कि जो ऑफिशियल डेटा को लेके, कि ऑफिशियल डेटा कलेक्ट होगा तो पॉलिसी बनाने में अपने लिए आसानी होगी। तो पहले उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि डेटा क्या होता है, उसके बाद हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑफिशियल डेटा क्या होता है। तो हम पहले बिल्कुल सिंपल से समझते हैं कि डेटा होता क्या है। तो डेटा का मतलब मैं समझा देता हूँ कि डेटा मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी फैक्ट हो, कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी ओपिनियन हो, कोई भी इंस्ट्रक्शंस हो, किसी भी मैनर्स में सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन, ये ऐसी चीज़ें जो कम्युनिकेशन के लिए सुटेबल्स हो, उसको हम डेटा कहते हैं। ठीक है, तो आप उसको डेटा का डेफिनेशन समझो। ठीक है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग ऑफ बाय ह्यूमंस और बाय ऑटोमेटिक मीन्स। ठीक है, या तो ह्यूमन उसको इंटरप्रेट कर रहा है या कोई मशीन के थ्रू उसको बोल रहे, तो उसको डेटा कहलाता है। ठीक है, और ये डेटा का डेफिनेशन कहाँ दिया है? तो ये डेटा का डेफिनेशन अंडर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 जो भी लॉन्च कर रही है सरकार, उसके अंदर में डेटा का डेफिनेशन दिया है। डेफिनेशन जो कोई एक्ट बनता है उसके अंदर में सेक्शन 2 के अंदर में डेफिनेशन दिया जाता है। तो आप उसको डेफिनेशन दिया है कि ये डेटा का डेफिनेशन है, ये सब चीज़ें जो फैक्ट होगा, फिगर होगा या फिर कंसेप्ट होगा, उसको डेटा के अंदर में लिया जाएगा। तो इसी तरीके की डेटा सरकार इकट्ठा करने की ऑफिशियल डेटा, जैसे लैंड रिकॉर्ड्स,
ठीक है, जैसे सेंसस, ये कौन सा कास्ट कहाँ पे कितना है, ठीक है, तो वो ऑफिशियल डेटा हुआ। स्टैटिक्स रिलेटेड डेटा जो रिलीज करेंगे, ठीक है, वो उस टाइप की डेटा जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड होता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो वो ऑफिशियल डेटा हुआ। तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल डेटा के लिए एक रिव्यू कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी सेट किया है। पहले वो 2019 में थी, उसको याद रखना कि उसका नाम था SCES, स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिक्स, ठीक है। तो वो पहले थी, लेकिन अब उसको चेंज किया गया था। अब उसका नाम आपको पूछ सकता है कि अब उसका नाम SCOS हो गया है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिक्स। उसको जो इकोनॉमी वर्ड था उसमें से हटा दिया गया। इकोनॉमी मतलब आप यू हैव टू टारगेटेड ओनली इकोनॉमी। तो सरकार बोलती है नहीं, मुझे अब इसको ब्रॉड करना है, तो इसीलिए न्यूज में है ये। तो अब मैं इसको आपको डिफाइन कर देता हूँ कि वाई इन न्यूज। तो मैंने आपको ये बता दिया कि सरकार उसको ब्रॉडर मैंडेट में लाना चाहती है, ठीक है, उसको नैरो में नहीं रखना चाहती है और सारे टाइप के डेटा को इकट्ठा करना चाहती है। इसीलिए डेटा आपके पास होगा तो आप पॉलिसी ड्राइव कर सकते हैं कि आपको किस टाइप की पॉलिसी ड्राइव करनी है। कि अगर किसी को अगर मान लो इनफॉर्मल सेक्टर में अगर जॉब नहीं मिल रहा है, तो हम इनफॉर्मल सेक्टर वाले को वहाँ पे स्किल ट्रेनिंग देके उसको फॉर्मलाइज कर सकते हैं। उसके लिए डेटा चाहिए सरकार को, तो वो चीज़ें हैं। अब इसमें हम ये देख लेते हैं यूपीएससी पीटी के हिसाब से कि मेंबर कितने हैं। तो उसमें 10 ऑफिशियल मेंबर हैं, 4 नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं। 4 नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन होते हैं? जो एकेडमिक्स से रिलेटेड होंगे वो बंदे होंगे। और इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है? 16 मेंबर। लेकिन अभी 10 प्लस 4 14 ही है। तो आप रिमेंबर, अब अगर यूपीएससी पूछे तो 16 मेंबर आपको अप टू लगाना है, लेकिन करेंटली जो है वो 14 है, 10 प्लस 4। एनएससी विल बी दी अल्टीमेट अथॉरिटी टू अप्रूव दी पब्लिकेशन ऑफ दोज रिजल्ट, ठीक है। एनएससी जो होगा वही उसको अप्रूव करेगा, ठीक है, वो फाइनल अथॉरिटी होगा, ठीक है। तो नेशनल स्टैटिक्स और कमीशंस, एनएससी उसको बोलते हैं। तो एससीओस विल बी आइडेंटिफाई डेटा गैप्स एंड स्ट्रेटजी टू प्लग देम। वही चीज़ें होगी जो मैं बता रहा हूँ कि आइडेंटिफाई करेंगे डेटा गैप कहाँ है, ठीक है। तो ये पूरा जो कवर किया गया था वो गवर्नमेंट ने पैनल सेट किया। ये आपका एक न्यूज़ था, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं सेकेंड न्यूज़ पे, कूनो चीता के ऊपर, ठीक है। तो हम चीता के बारे में हम समझते हैं कि चीता क्या कहता है और चीता का क्या हिस्ट्री रहा है इंडिया में, ठीक है। लास्ट चीता 1947 में इंडिया देखा गया था। तीन चीता थे इंडिया के पास। कोई छत्तीसगढ़ के राजा थे, उन्होंने उनको गोली मार दी थी, तो वो उस हिसाब से वो तीनों चीता खत्म हो गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद ये चीता खत्म हो गए। फिर उसके बाद जो है एक्सटेंशन जो हमने है चीता का एक्सटेंशन, वो 1951 या 1952 में चीता को एक्सटेंट घोषित कर दिया। वी डोंट हैव ए चीता राइट, मतलब उस समय से 1991 या 52 के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं ये समझ लेता हूँ, आपको मैं चीता का मतलब समझा देता हूँ। चीता जो है वो संस्कृत वर्ड से निकला हुआ है, जिसको चित्रका बोला जाता था उस समय संस्कृत वर्ड में। चित्रका का मतलब ये होता है स्पॉटेड वन, कहीं पे दिखा पाना, ठीक है, इस टाइप की चीज़ है, स्पॉटेड वन कहलाता है वो। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो अफ्रीकन चीता को इंडिया लाई थी और उसको कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, जो एमपी में है, वहाँ पे उनको रखा गया है, शिवपुर में। एमपी का जो नदन पार्ट है, ग्वालियर वाला आप एरिया देखेंगे, ग्वालियर भिंड उस टाइप में शिवपुर से पूरी पड़ेगा, तो वो शिवपुर वाले एरिया में रखा गया था। चीता 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक जो होते हैं वो एशियाटिक होते हैं, दूसरे अफ्रीकन चीता होते हैं। एशियाटिक चीता केवल ईरान में बचा है अभी, ठीक है, और अफ्रीकन चीता अफ्रीका में है, ठीक है। एशियाटिक चीता जो होता है वो स्मॉलर होता है, जबकि अफ्रीकन चीता जो होता है लार्ज होता है, ठीक है। एशियाटिक चीता जो होता है थिक कोटेड होते हैं, ठीक है, मतलब भारी भरकम होते हैं, ठीक है, कोटिंग उसकी थिक होती है, ठीक है। ये इनकी थिक कोटिंग होती है, पतली होती है चमड़ी, उनकी स्किन चमड़ी पतली होती है। फिर एशियाटिक चीता जो है वो स्लेंडर स्लिंग्स होते हैं इनके, ठीक है। और एशियाटिक चीता 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो दौड़ती है, रन करती है फास्ट, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया एक्सटेंट फ्रॉम इंडिया इन 1952 में चीता यहाँ से एक्सटेंट हो गई थी। तो हमें प्रोजेक्ट चीता चलाना पड़ा कि चीता को रिवाइव करना पड़ेगा, फिर से वापस हमको चीता को इंडिया में लाना है। तो इसीलिए हमने अलग अलग कंट्री से, ठीक है, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से हमने चीता मंगवाया था, ठीक है। तो ये था। और अगर हम ये देखें कि चीता जो है वो IUCN में वल्नरेबल लिस्ट के अंदर में आता है, ठीक है। फास्टेस्ट लैंड एनिमल है वो, सबसे तेज दौड़ने वाला जो है वो जानवर है, ठीक है। उसके बाद कार्निवोरस होता है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक हो गए चीता के। यूपीएससी पूछती है, इस बार तो स्क्वायरल पूछ लिया तो कुछ भी पूछ लेती हो, ठीक है। तो आप उसको ध्यान रखें, ठीक है। और आपको मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि चीता जो है वो 3 सेकंड के अंदर में 100 किलोमीटर की आवर से तेज दौड़ने के लिए वो रेडी हो जाता है। मतलब एक्सीलरेटर रेट उसका 3 सेकंड में 100 किलोमीटर। तो आप ये चीता से रिलेटेड चीजें हैं। 12 साल का उसका लाइफ होता है। क्या कह रहा था, वाई कूनो इज सुटेबल फॉर चीता री इंट्रोडक्शन प्लान, ठीक है। तो कूनो ही क्यों, ठीक है। कोई
अदर नेशनल पार्क जो है वो क्या उसके लिए सूटेबल नहीं था। तो हम ये देखते हैं कि कूनो की क्या खासियत थी जिसकी वजह से जो चीता का जो री इंट्रोडक्शन प्लान था वो यहाँ पे रखा गया। तो कुछ इसके रीजन हैं। डाइवर्स हैबिटेट फॉर ऑल बिग कैट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ओपन वुडलैंड है, सवाना टाइप का उनका वो है, ड्राई डिसीजेस फॉरेस्ट है वहाँ पे, एवरग्रीन रिवराइन फॉरेस्ट है। तो ये इनके कुछ जोग्राफिकल एंड जो ये रीजन थे इसकी वजह से वहाँ पे पहला। दूसरा, लार्ज फॉरेस्टेड लैंडस्केप, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शिवपुरी फॉरेस्ट। तो उस एरिया में करीब करीब 7,000 स्क्वायर किलोमीटर का इनका एरिया है। तो लार्ज फॉरेस्टेड इनका लैंडस्केप है। थर्ड, फॉरेस्ट ग्रास स्पीसीज आर कॉमन इन वैली हैबिटेट्स। तो ये 3 इनके रीजन हैं जिनकी वजह से कूनो को अदर नेशनल पार्क के ऊपर रखा गया था और यहाँ पे जो चीता है उनको शिफ्ट किया गया था। नाउ वाई द डेथ ऑफ चीता रिकॉर्डेड इन कूनो नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है हमले कि लास्ट 5 महीने में 8 चीता की वहाँ पे डेथ हुई है। तो उसका रीजन क्या है? तो आज के पेपर में मैंने जो रीजन डिस्कस किया है वो है रेडियो कॉलर डैगलिंग। तो मतलब जो उन्होंने गले में जो उन्होंने लगा रखा है उसकी वजह से शायद उनको इन्फेक्शन हो रहा है और उनकी वजह से उनकी मौत हो रही है। आज के पेपर के हिसाब से ये है। लेकिन ये आज के पेपर के हिसाब से, इससे पहले जो पेपर द हिंदू ही लिखा था कि कुछ सेकेंड, किडनी एंड कार्डियक इशू, इसकी वजह से भी चीता की मौत हुई है, द हिंदू रिपोर्ट करती है। थर्ड, कुछ लोग जो अफ्रीकन एक्सपर्ट्स हैं चीता के ऊपर वो ये कहते हैं कि मोर्टेलिटी रेट इन चीता आर हाई, ठीक है, मतलब चीता जब बच्चे देती है तो उनके ऑलरेडी नेचर में है कि मतलब मोर्टेलिटी रेट जो होती है हाई होती है। जैसे क्या होती है कि 4 बच्चे 5 बच्चे अगर उन्होंने दिया, बर्थ दिया, तो उसमें से 2 या 3 बच्चे जो होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और एक बाय डिफॉल्ट ही पतले पैदा होते हैं, वीक पैदा होते हैं, ठीक है, तो उनका मतलब मौत होना तय ही माना जाता है एज पर एक्सपर्ट, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, ठीक है। तो उनका मोर्टेलिटी रेट ऑलरेडी हाई होता है। तो वो भी एक रीजन है कि वहाँ से हम चीता लाए, तो वो उसमें से एक रीजन ये भी हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं। फोर्थ, इन अप्रोप्रिएट क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट सही नहीं है उसकी वजह से भी इनकी डेथ हो रही है। फिफ्थ, लैक ऑफ प्रे, हो सकता है कि उनको जो जिस टाइप की भोजन चाहिए उस टाइप का उनको वहाँ मिल ना रहा हो, ठीक है, तो कुछ जगह पे उसकी वजह से भी, वीकनेस की वजह से भी उनकी मौत हुई है। तो ये सब चीता के जो रीजन थे, रिकॉर्डेड रीजन जो है, ठीक है, कि कूनो नेशनल पार्क में जिसकी वजह से उनकी डेथ हो रही है, ये कुछ रीजन है। तो आपको ये रीजन डिस्कस करना है कि लगातार अगर 5 महीने में 8 चीता अगर की डेथ हुई है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है। चीता से रिलेटेड सारी न्यूज़ मैंने कवर कर दी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट एक न्यूज़ है राहुल गांधी कन्विक्शन को लेके, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या था, वो मामला क्या था, ठीक है। तो राहुल गांधी ने किसी मोदी कम्युनिटी को इलेक्शन के समय में वहाँ पे किसी रैली में कुछ कमेंट कर दिया था, तो उसके ऊपर कुछ लोग जो थे वो कोर्ट में चले गए थे और उन्होंने कोर्ट की तरफ से उनको जो होते वो रिलीफ नहीं मिला था। फिर वो हाई कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट की तरफ से भी उनको रिलीफ नहीं मिला, तो राइट नाउ वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, ठीक है। तो उसमें ये देखा जाता है कि अगर डिफेमेशन का केस होता है तो सेक्शन 499 और सेक्शन 500 के अंदर, आईपीसी के अंदर में उनको डिफाइन किया है कि डिफेमेशन क्या होता है। डिफेमेशन 2 टाइप के होते हैं, तो वो आप ध्यान रखें, क्रिमिनल डिफेमेशन होता है और सिविल डिफेमेशन होता है। तो वो और जो उसकी सज़ा मिलेगी वो 500 में मिलेगी, ठीक है, तो आप उसमें ध्यान रखें। तो आपको अगर ये पूछा जाएगा तो आप उसको ध्यान रखना कि आईपीसी के 499 के अंदर है, ठीक है। अब ये इसमें ये जो राइटर है वो बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, उसका मतलब उन्होंने ये पहला उनका जिस्ट जो पॉइंट है वो अपन समझ लेते हैं, फिर उसको मैं आपको केस लॉ बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें ये है कि द हाई कोर्ट वाज डिसाइडिंग ऑन ए एप्लीकेशन टू सस्पेंड द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन अगेंस्ट मिस्टर गांधी। The court ultimately denied relief of petitioner, relying on the principle that stay of conviction is not rule but an exceptions to be resorted to in rare cases, ठीक है। So the comment by Mr. Gandhi, why all thieves have Modi surname, is found penal under section 499 that makes defamatory and imputations concerning a company or an association or collection of person as such, ठीक है। तो 499 के अंदर में उनको पाया गया है। अब एपेक्स कोर्ट के अंदर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अब वो देखें, इसको अंडरस्टैंड करें, और अगर वो ऑफेंस किया है तो उनको सजा मिलेगी, अगर ऑफेंस नहीं किया है तो उनको रिलीफ मिलेगी। तो जो एपेक्स कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो देखेगी कौन सी चीज़ें देखेगी। तो पेपर ये लिखता है कि इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर द एपेक्स कोर्ट वुड व्यू पीपल बियरिंग द सरनेम मोदी, जो सरनेम जिनके भी मोदी हैं, एज आइडेंटिफाइबल और डेफिनेट क्लास इन ऑर्डर टू कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ पर्सन। क्या ये आइडेंटिफेबल है और क्या ये डेफिनेट क्लास है
ग्रुप ऑफ पर्सन का क्लास है, अगर ग्रुप ऑफ पर्सन का क्लास होगा तो उसके लिए केस लॉज अलग है, अगर वो नहीं होगा तो उनको रिलीफ मिलेगा। तो ये एपेक्स कोड को ये फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसमें कुछ हाईलाइटेड पॉइंट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। बस डिफेमेशन वाले केस में केवल यही है कि राहुल गांधी का ने ये वर्ड बोला था, उसके लेके कुछ लोग जो थे वो पहले सूरत कोर्ट में गए, फिर सूरत कोर्ट ने उसके फेवर में नहीं दिया तो फिर वो हाई कोर्ट गए, ठीक है। फिर हाई कोर्ट ने उनके फेवर में नहीं दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। जब तक जजमेंट नहीं आता है तो हम उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट कर नहीं सकते, सब जुडाइस मैटर है, ठीक है। लेकिन पेपर को पढ़ते हुए मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। तो इसमें ये है, इसमें सेक्शन 389 ऑफ सीआरपीसी की भी बात हो रही है, तो वो देख लेते हैं कि सेक्शन 389 सीआरपीसी क्या कहता है, ठीक है। The court ultimately denied relief to the petitioner relying on the principle that stay of conviction is not a rule. Stay of conviction जो है वो रूल नहीं है, but an exception to be resorted on rare case. Rare case में ऐसा ये रूल नहीं है कि मैं गया हूँ तो मेरे को स्टे मिल जाएगा, ठीक है। ये चेक किया जाएगा रेयर केस में, ठीक है। ऐसा करके इन्होंने लिखने की कोशिश किया है। तो इसमें फिर देखते हैं फिर आगे क्या, में जो हेडलाइन जो उसमें हाईलाइटेड है वो है One is accused of criminal defamation when imputation is made with the intention to harm or having reason to believe that it will harm, ठीक है। जब या तो उसने हार्म कर दिया हो या ये रीजन बिलीव टू रीजन, आपको बिलीव कराना पड़ेगा कि आप उसकी वजह से आपको हार्म हो गया हो, ठीक है, या हो जाएगा। द रेपुटेशन ऑफ पर्सन, उस पर्सन का रेपुटेशन को डैमेज होता है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के रेपुटेशन को डैमेज पहुंचता है, तब जाके ये सेक्शन लगता है 499, ठीक है। In criminal defamation, the actual harm inflicted or suffering caused is not a condition to constitute offence as intention or knowledge is sufficient. ये तो normal है, तो ये अपने लिए important नहीं है। The applicability of the expression collection of person to Mr. Gandhi remarks is the fulcrum of the cases. Cases के ऊपर dependent करता है कि आपने कैसे डैमेज किया है, किस तरीके की आपने वर्ड यूज किए हैं, ठीक है। तो ये है इसमें। अब हम कुछ इसके अर्लियर जजमेंट्स के ऊपर में, एक दो जजमेंट, बहुत सारे जजमेंट दे दिए, सारा कवर कराना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन मैं एक दो जजमेंट इंटरेस्टिंग बता देता हूं कि उसमें क्या हुआ था, ठीक है। ये इनमें लास्ट वर्ड में लिखते हैं कि इन द लाइट ऑफ दीज प्रेसिडेंट इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी वेदर द एपेक्स कोड वुड व्यू पीपल बियरिंग द सरनेम मोदी एज, वही चीजें जो बताने का कि अब एपेक्स कोड के ऊपर वही जिम्मेदारी है। तो आप इसमें ये देख लेना कि साहिब सिंह मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, आप उसको हाईलाइटेड कर लेना, ठीक है। टेक चंद्र गुप्ता वर्सेस आर के करंजिया एंड अदर्स, इसमें आरएसएस को लेकर डिस्कशन किया है कि आरएसएस एक एसोसिएशन है कि नहीं, ठीक है। तो आप उसको देखो। तो ये 2-3 इन्होंने केस लॉज दिए हैं, ठीक है। जो केस लॉज रेलिवेंट प्रेसिडेंट जो और भी है वो उसमें नवजोत सिंह सिद्धू का केस है, ठीक है। नवजोत सिंह सिद्धू वाले केस में ये हुआ था कि रिलाइंग ऑन द जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट इन नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर्स, 2007 का केस है, सस्पेंडेड द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन, सस्पेंड कर दिया ऑर्डर ऑफ कन्विक्शंस को, ठीक है। क्यों कर दिया? टू इनेबल द क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन टू कंटेस्ट द इलेक्शन, ठीक है। क्रिकेटर है, आप सबको पता है, ठीक है। उनको इलेक्शन में लड़ने के लिए उनको जो उनके ऊपर जो लगा हुआ था उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। अगर आपको सस्पेंड कर दिया तो आप फिर इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको रिलीफ तब। फिर लिली थॉमसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है जिसमें सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल आपको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, ठीक है। ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, क्योंकि अपने सिलेबस में है ये, ठीक है। तो आप उसको देखें। द सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टेड इन एक्सप्लिसिट टर्म्स द कंसर्न दैट द डिस्क्वालिफाइड लेजिस्लेटर वुड बिकम हेल्पलेस बाय कोटिंग फ्रॉम रामनारायण जजमेंट, ऊपर दिया हुआ है, दैट पावर टू स्टे द ऑर्डर कन्विक्शन वुड रिमेन अनस्कैथर्ड। तो इस चीज को अपन ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट इसमें लिख रहे हैं कि आगे क्या होगा, तो आगे जो होगा उसको आ जान दो, फिर देखते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट किस टाइप का चीजें जजमेंट देती है, ठीक है। तो राहुल गांधी के कन्विक्शंस के ऊपर ये था कि राहुल गांधी के कन्विक्शंस को क्या रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये न्यूज में है, ठीक है। लास्ट न्यूज अपने लिए है कि ई रिक्शा को लेके है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके तो कुछ फैक्ट्स दिए हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, उस फैक्ट्स को देख लेंगे, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्ट, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके, पहले 2400 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे, ठीक है, 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है। आज 27.4 लाख है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको आंसर राइटिंग में लिखना है। सेकंड, अभी भी जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़े हैं ना तो वो लेस देन 1% ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बूम आ गया, कुछ क्रांति आ गई है, ठीक। वो अभी भी जो हम व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, डीजल व्हीकल्स हो या फिर पेट्रोल व्हीकल्स हो या मिक्सिंग हो या हाइब्रिड हो या फिर दोनों के मिक्स करके सीएनजी से हम चलाते हो, ठीक है, उसमें जो भी एलपीजी के थ्रू चलाते हो, इस सब का 1% है ये। थर्ड, फाइनेंशियल ईयर 2015-20 की बात करें
तो ई रिक्शा जो था वो ई बाइक से ज़्यादा बिका है। 2015 से 2020 की बात कर रहे हैं, 2020 से 2024 के लिए डेटा चेंज हो जाएगा। 2015 से 2020 के लिए इलेक्ट्रिक रिक्शा जो था वो ई बाइक से ज़्यादा बिका है। फोर्थ, फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 24 के लिए इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो इलेक्ट्रिक रिक्शा से ज़्यादा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक बाइक जो वो सर्ज हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स पीपल्स जो है वो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके कि हाँ मैं खरीद सकता हूँ, बाइक पे पैसे लगा सकता हूँ, ठीक है। फिफ्थ, एज जुलाई 14, जब जुलाई 14 जुलाई 2023 की बात कर रहा हूँ, उस समय का कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके का है कि पेट्रोल व्हीकल 80% है, ठीक है। पेट्रोल प्लस एलपीजी 0.6%, डीजल व्हीकल 14% के आसपास है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 0.79, लेस देन 1%, ठीक है। रिमेंबर इट, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करें तो आप कोट करें कि लेस देन 1% जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अभी इंडिया में है, ठीक है। इवन इलेक्ट्रिकल व्हीकल से तो ज़्यादा हाइब्रिड वाले हैं जो पेट्रोल प्लस सीएनजी पे चल रहे हैं। तो अभी हमको बहुत लंबा सफ़र तय करना है, ठीक है। तो इसके कुछ रीजन होंगे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इतनी सारी पॉलिसी देने के बाद भी व्हीकल्स जो है वो सर्च पे तो है लेकिन अपने लेवल को, अपने जो स्पीड है उसको पकड़ नहीं पा रही है। तो पहले वो हर्डल समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूंगा इसका। तो कुछ हर्डल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एडॉप्शन पॉलिसी के ऊपर में देखते हैं। बैरियर बोल लो, रीजन बोल लो, हर्डल्स बोल लो। पहला, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है। चार्जिंग स्टेशंस की कमी है। आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाते जा रहे हो, टाई अप करते जा रहे हो, लेकिन आपको चार्ज करने के लिए आपको स्टेशंस नहीं है। जितने दूरी पे, जैसे मान लो कि 40 किलोमीटर कोई व्हीकल चल सकता है, 40 किलोमीटर के बाद उसको चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन लगेगा। तो आप उसको स्टेशन उतना प्रोवाइड कराओगे तभी जाके होगा। फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल मटेरियल्स, जिस चीज़ से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनते हैं और जो इलेक्ट्रिकल चार्जिंग बनता है उसका मटेरियल्स की कमी है अपने पास। सेकेंड, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स परफॉर्मेंस के मामले में वो दूसरे से बहुत है। मैंने कई बार ऐसे न्यूज़ सुना है, पेपर में ही देखा है कि चलते चलते गाड़ी में आग लग जा रही है, ठीक है। तो हमें वो इंडस्ट्री को समझाना पड़ेगा कि आपके जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी इंजीनियर्स हैं जो काम कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस दे कि आप 40 किलोमीटर के बाद गाड़ी हीटअप ना हो जाए। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स परफॉर्मेंस सेकंड सबसे बड़ा रीजन है जो हर्डल्स हो रहा है। तीसरा हर्डल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की अवेलेबिलिटी, ठीक है। आप केवल मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही आपके पास बेच पा रहे हैं, आपको सेकंड टायर थर्ड टायर में अवेलेबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक रिक्शा मिल जा रहा है बस, वहाँ बाइक कार लेने जाओगे तो मिलेगा नहीं। फोर्थ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की एफोर्डेबिलिटी, क्या एक नॉर्मल पर्सन इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले सकते हैं, ठीक है। वो नहीं लेंगे, वो जाके दूसरा डीजल वाला या फिर वो वाला पेट्रोल वाला इंजन ले लेंगे, सीएनजी ले लेंगे, मिक्स ले लेंगे, हाइब्रिड ले लेंगे। तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना स्टार्ट किया है कि सब्सिडाइज रेट पे आपको मिलेगा, जितना आपको ज़्यादा देना पड़ता है गवर्नमेंट उसको पे कर देती है। तो ये 4 मेन रीजन हैं जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को रोक रही है आगे बढ़ने से। तो आप उसको आंसर में एक डायग्राम बना के, ठीक है, उसको दिखाएंगे तो बहुत अच्छा आपका रिप्रेजेंटेशन होगा और आपको ज़्यादा नंबर फैच करेंगे आप दूसरों से, ठीक है। तो ये हो गया बैरियर्स, ठीक है। मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला तो वो बता देता हूँ। असम रैंक फर्स्ट, ठीक है, विद शेयर ऑफ 2.2% रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स फॉलोड बाय त्रिपुरा। तो असम और त्रिपुरा दोनों नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है हमारे इंडिया की, ये दोनों लीड कर रहे हैं। दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, यूपी एंड गोवा हैड शेयर 1%, वो 1% कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल इंडिया भी 0.79 है जैसे मैंने बताया, तो चलो इंडिया से ऊपर है। हिमाचल प्रदेश सबसे नीचे है अभी, ठीक है। तो ये 3 फैक्ट आप याद रखें आंसर में लिखने के लिए। उसके बाद कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने आपके लिए लाया है वो देखो। बाय 2030 सरकार ये कहना चाह रही है 2030 आने तक 80% ऑफ 2 and 3 व्हीकल्स, 3 व्हीलर्स जो हो जाएंगे और 2 and 3 व्हीलर्स जो हो जाएंगे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो जाएंगे। 40% बस एंड 30 to 70% ऑफ कार इन इंडिया विल बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। ये डेटा अगर आप लिख दे रहे हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको वहाँ पे नंबर मिलने के चांसेज हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नीति आयोग कह रही है, तो आप उसमें लिख सकते हो ऑन द रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग, ठीक है। आप इसको कोट कर सकते हो। एज द नेशन गियर्स टुवर्ड्स द जीरो एमिशन, हमको जीरो, आपको सबको पता है कि जीरो एमिशन 2070 तक अपने को प्रूफ करना है, हमने साइन किया है अभी, ठीक है। तो फंड एंड ये सब चीज़ें हैं, तो आप इसको लिखें। सेकेंड फैक्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट लाइकली टू क्रॉस 1 करोड़ सेल्स पर एनम बाय 2030। ये इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट है। पहले मैंने आपको नीति आयोग का रिपोर्ट बताया, अब मैं आपके जो ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट है वो बताता हूँ कि 2030 में ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ सेल्स पर एनम होगा, ठीक है, हर साल का, हर साल से। एंड थर्ड, द इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट 5 करोड़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स बाय 2030। ये भी इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का डेटा है। तो आप जब भी आंसर लिखें तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे का नाम, उसका जिक्र होना जरूरी है, क्योंकि
यूपीएससी इकोनॉमिक सर्वे या ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट को ही मानती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं मानती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। तो दिस इज ऑल अबाउट दी 17 जुलाई, ठीक है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। और आप तपस को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।